तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आप लोगों के उत्तराखंड की इतिहास की रिवीजन क्लास चल रही है, यानी हर सैटरडे के आसपास आपको इसी प्रकार की रिवाइज क्लास मिलेंगी। और जो मैं ये कराऊंगा आप लोगों को, आप मान के चलिए कि आपका काम इससे बन जाएगा। और अपने पास में वो नोट्स जरूर रख लेना जिससे आपने मेरी क्लासेस उत्तराखंड इतिहास की पढ़ी हुई हैं। इसमें मैं आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाऊंगा जो इफेक्टेड होंगी, ठीक है, यानी आपके लिए चीज़ें फिक्स्ड होंगी और एग्जाम में प्रभावकारी सिद्ध होंगी। ऐसी चीज़ें मैं कराऊंगा। और ऐसे लोग भी जिन्होंने कभी उत्तराखंड हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, एक जुआ खेलना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो चलो यार हमारा भी इस क्लास से फ़ायदा हो जाए, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगी, आप लोगों का रिवाइज भी होगा। मैं इसमें सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या पेपर में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। उन चीज़ों को आप अपने नोट्स के साथ रखना, आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपकी तैयारी का भी आप मतलब एक जायज़ा ले सकते हैं कि ये चीज़ मुझे आती थी या नहीं आती थी। इसमें आपको ईजी भी मिलेगा, इसमें आपको टफ भी मिलेगा, इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बाकी हम लोग सही कर रहे हैं, सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं, इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही रहा हूं। अब बस आप लोगों का क्या काम है, एक सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो, और एक सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पूरी जो मतलब जोश के साथ, पूरे होश के साथ आगे एग्जाम आपको देने हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत करेंगे। आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, जितना मैंने आप लोगों को उत्तराखंड इतिहास पढ़ाया था उसी का एक प्रकार का आप ये देखेंगे कि इसमें मैंने क्या कर दिया, उसको समेट दिया है। मतलब आप लोग धीरे धीरे इसको, जैसे मैं इसको क्या करने शुरू कर दिया, इसको कवर अप करना शुरू कर दिया, जो चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है। और इसमें मैंने सेलेक्टेड चीज़ें, यानी जो पढ़ाई है उसका ही सेलेक्टेड चीज़ें मैं इसमें लेके आया हूं। और आपको क्या करना है, अपने एग्जाम की दृष्टि से उस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, उत्तराखंड में जो है प्रथम जाति कौन सी है, यानी प्रथम आदिम जाति लिखो। यूके की प्रथम आदिम जाति, यूके की प्रथम आदिम जाति। आदिम मतलब जो पुरानी जाति है, ठीक है, आदिमानव वाली टाइप की जिसको कह सकते हैं, जो जंगलों वगैरह में रहती थी, ऐसी जाति जो है प्रथम, वो कौन सी मानी जाती है, कोल मानी जाती है। अब देखिए कई लोग कहेंगे सर आपने किरात कराया, वास्तव में मैंने किरात कराया है। इसमें आधे लोग कोल मानते हैं, कुछ लोग किरात मानते हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम वाला आयोग है वो ज्यादातर इसका आंसर कोल देता है, ठीक है, यानी वो अक्सर इसका आंसर कोल देता है। और कोल को मुंड भी लिखा होगा, तो आप लोग इसको मुंड भी कर देना, ठीक है, मुंड जाति। तो आप लोगों के एग्जाम में ज्यादातर इसका आंसर क्या देता है, वो कोल देता है। तो कोल ही पेपर में पूछता है, तो हम लोगों ने भी क्या कर दिया, उसको कोल कर दिया। तो उत्तराखंड की प्रथम आदिम जाति पूछेगा, कोल या किरात, इसी को मुंडे। एक क्वेश्चन ये याद रखना जो आपके पेपर में आ सकता है। दूसरा, उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, प्रागैतिहासिक शैल मतलब पत्थर पे जो चित्र बनाए गए हैं और वो बहुत पुराने टाइम पे बनाए गए हैं, यानी पेंटेड रॉक जिसको कहते हैं आप लोग, वो कौन सा माना गया है, वो लाखोडियार है, जो कि सबसे फेमस है, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध शैल चित्र, यानी अपने आप में शैलाश्रय चित्र, यानी पेंटेड जो रॉक होते हैं, ठीक है, शैलाश्रय चित्र, शैलाश्रय चित्र, ये कौन से है, आपका लखोडियार है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन या प्रसिद्ध शैलाश्रय चित्र या प्रागैतिहासिक चित्र, उसको बोलते हैं लखु उडियार। और ये क्वेश्चन दूसरा ये पूछता है कि लखु उडियार है कहाँ, ये पड़ता है अपने आप में अल्मोड़ा जिले में, ध्यान रखना इसको। और ये किस नदी के किनारे है, कभी पूछेगा तो सुयाल नदी के किनारे। वैसे इतना नहीं पूछता है कि किस नदी के किनारे क्या है, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये सबसे प्राचीन प्रसिद्ध शैलाश्रय चित्र कहाँ है, लखु उडियार, या पूछेगा लखु उडियार क्या है, उत्तराखंड में क्यों प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध शैलाश्रय चित्रों के लिए, यानी जो पेंटेड रॉक हैं उसके लिए ये जाना जाता है। और इसके बारे में हमेशा आप लोग याद देखना, इस पे 3-4 टाइप के कलर का यूज किया गया है, जिसमें सफेद, गेरू, गुलाबी और काले कलर के पेंट है, ठीक है, सफेद, काला, इसके अलावा गुलाबी और गेरू कलर का, ठीक है, गेरुआ कलर। ये कलर आप अपने आप में इस लखोडियार में प्रयुक्त किए गए हैं, इसको ध्यान रखना। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सामूहिक नृत्य दिखाया गया है, यानी कंबाइंडली लोग इसमें क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो लखोडियार का जो एक विषय है सामूहिक नृत्य, इसका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका विषय क्या है, सामूहिक नृत्य। एक क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना होगा, लखोडियार क्या है अपने आप में और कहाँ पाया जाता है, अल्मोड़ा में, सुयाल नदी के किनारे पे। सफेद और काले, गुलाबी और गेरू रंग का इसमें प्रयोग किया गया और सामूहिक नृत्य इसका सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ इसमें और चीजें भी दिखाई गई है, पशुओं का पीछे 6 मनुष्यों को चलते हुए दिखाया गया पशुओं के साथ साथ, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब एक चीज देखना, जैसे हम लोग इतिहास को बांटते हैं, प्राचीन इतिहास को,
जैसे एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या निम्न पाषाण काल, ऐसे मतलब पाषाण काल मतलब जब मानव पत्थरों के साथ, यानी उस समय पत्थर वगैरह जो होते थे उसी से हथियार बनाता था, उसी से वो क्या करता था, पेड़ वगैरह जंगल वगैरह सफाया करता था। तो एक एरा था मतलब, ठीक है। तो उसमें उत्तराखंड में अलग अलग एरा की जो है चीजें मिली हैं। जो नहीं मिली है वो याद रखना, तो लिखो उत्तराखंड में उच्च पुरापाषाण युग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, नोट करके लिखना। उत्तराखंड में उच्च पुरापाषाण काल का कोई साक्ष्य नहीं, काल का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, याद रखना, ठीक है। कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला है, यानी प्रूफ नहीं मिला है। कौन से वाले का? उच्च का नहीं मिला है। तो मिला किसका होगा? एक प्रकार से अपने आप में निम्न का मिला होगा, मध्य का मिला होगा। तो ब्रैकेट में निम्न, मध्य, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण का प्राप्त हुआ है, ये याद रखना, इसको नोट करके लिखना है आपने, ठीक है। अब आप कहोगे सर इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इससे ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन से अपने आप में जो पाषाण युग है उसमें से कौन सा अपने आप में नहीं मिलता है। तो उच्च पुरापाषाण काल का यहाँ पे कोई भी अपने आप में प्रूफ नहीं मिलता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लखोटियार पढ़ाया था, ऐसे ही एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जो चित्रकला है, यानी चित्रकला का मतलब है कि उसकी दृष्टि से जो चित्रकला बनती है उसकी दृष्टि से संभवतः सबसे सुंदर कृति माना जाता है ग्वारख्या उद्यार को, और ग्वारख्या उद्यार का है चमोली में। तो लिखो उत्तराखंड में चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर, उत्तराखंड में चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर, ठीक है, दृष्टि से सबसे सुंदर जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? ग्वारख्या गुफा को। और ग्वारख्या गुफा कहाँ है? चमोली जिले में पड़ती है, यानी ग्वारख्या उद्यार इसको कहते हैं, ठीक है। ग्वारख्या उद्यार को समझते होगे आप लोग, गुफा बोला जाता है जनरली, ठीक है। उद्यार ये कहाँ पड़ता है? अपने आप में चमोली में पड़ता है, इसको ध्यान रखना। ग्वारख्या उद्यार चित्रकला के लिए फेमस है उत्तराखंड में, संभवतः इसको सबसे ज्यादा क्या माना जाता है? सुंदर माना जाता है। आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने अभी उसका पढ़ा था सामूहिक नृत्य, ध्यान रखना उसको, ठीक है। किसका? लखोटियार का। जो ग्वारख्या गुफा है उसका जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में क्या देखा? हाका देकर पशुओं को हाका देकर रोकना, घेरना। यानी हाका मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा घोड़े वगैरह, आपने जैसे कोई आजकल शादियों का सीजन है, देख रहे होंगे आप लोग, दूल्हा जो है बैठ के आता है उसमें, तो जो घोड़े को कंट्रोल करता है ऐसे हाथ पे खींच के, या हाथी वगैरह को होता है या जानवरों को होता है, तो वो उसी को हाका बोलते हैं, जिससे वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका जो ग्वारख्या उद्यार है, इसका जो सब्जेक्ट है मेन जो है, पशुओं को हाका देकर घेरना है, ठीक है। तो उसमें लिख दो ब्रैकेट में, ग्वारख्या उद्यार के ब्रैकेट में लिख दो पशुओं को हाका देकर रोकना, पशुओं को हाका देकर रोकना, इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब ये दिखाई गई है ये वाली चीजें, इसमें अपने आप में आपको ये पता होना चाहिए ग्वारख्या उद्यार में। अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि उत्तराखंड में महापाषाण काल का जो मतलब उसमें है कौन सा नहीं मिला है? उच्च पाषाण, अपर पैथोलिक, यानी जो चित्रकला की दृष्टि से जो चीज नहीं मिली है महापाषाण काल के, उसमें उच्च पुरापाषाण युग का साक्ष्य नहीं मिला है, ये मैंने आपको बताया था। इसको आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला आता है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है उत्तराखंड में? ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग, ये याद रखना है, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग हुआ है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग, ये किसमें हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का यहाँ क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना इसको, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग यहाँ किसके में हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और यहाँ जो कप मार्क्स भी मिले हैं उत्तराखंड में बहुत से जगह, यानी कप मार्क्स को बोला जाता है, मतलब जो कप मार्क्स होता है, ओखली जिसको बोलते हैं, उसके भी यहाँ प्रमाण मिले हैं। उतना हमने ये नहीं देखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि मतलब समस्त तीर्थों में सबसे ऊपर, या समग्र पापों का विनाशक किस तीर्थ को कहा गया उत्तराखंड में? वो कहा गया देवप्रयाग को। तो लिखो समस्त तीर्थों का शिरोमणि मतलब जो सर पर धारण करते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर शिरोमणि, वह पापों का विनाशक किसे कहा गया है? ये अपने आप में कहा गया है देवप्रयाग को। किसको कहा गया है? देवप्रयाग को कहा गया है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि व पापों का विनाशक किस स्थान को कहा गया? देवप्रयाग को। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग बता दिया ऐत्रेय ब्राह्मण में। उत्तराखंड में मध्य इतिहास का मतलब उत्तराखंड में जो प्राचीन इतिहास है, यानी उत्तराखंड में आदि इतिहास है, उसका जो प्रसिद्ध मतलब अपने आप में सोर्स है वो साहित्य है। यानी यहाँ पे प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में, या उससे भी पहले जब इस टाइप के इतिहास लेखन वगैरह का जो प्रचलन शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, तो उस दौरान यहाँ का जो सबसे फेमस चीज
चीज है जिससे हमें यहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है वो है साहित्य। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड में आद्य इतिहास का प्रमुख स्रोत, उत्तराखंड में आद्य इतिहास का प्रमुख स्रोत, यानी किस चीज से हमें ये सोर्स ऐसा क्या है जिससे यहाँ के बारे में पता चलता है, प्रमुख स्रोत। ठीक है, वो है साहित्य। साहित्य मतलब कुछ वेदों से, कुछ ब्राह्मण या त्रय ब्राह्मण, इनसे ये हमें पता चलता है, इन चीजों से। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक चीज है, जैसे पहाड़ों को काट कर, जैसे आपने क्या किया, पहाड़ का इलाका है उसको आपने कटिंग कर दी, उसको काट कर गुफा बना दी, यानी पहाड़ों को काटकर समाधान का निर्माण किस स्थान पे हुआ, मलारी पे, ये प्रूफ मिला है। ठीक है, तो पहाड़ों को काटकर, पहाड़ों को काटकर, इस क्वेश्चन आप लोग टिक मारते रहना है। ठीक है, पहाड़ों जो आपने लिखना नहीं है, आपने कॉपी में देखो, पहाड़ों को काटकर समाधान निर्माण, समाधान मतलब जहां पे डेड बॉडी रखते हैं। ठीक है, समाधान निर्माण, ये इसका जो एग्जाम्पल मिला है मलारी गांव में मिला है, मलारी में मिला है। ठीक है, ये मलारी में इस टाइप की चीज को मिला है, जो पहाड़ों को काटकर समाधान निर्माण करने के जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रूफ मिला है, वो कहाँ मिला है, मलारी मिला है। इसको आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ देखो दो शब्द का प्रयोग किया गया स्कंद पुराण में। कभी कभी जैसे बेसिक क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में यहाँ के लिए प्रयुक्त शब्द क्या क्या है, केदार खंड कहा गया गढ़वाल को, केदार खंड, जबकि मानस खंड कहा गया है कुमाऊं को। ये किसको कहा गया है, गढ़वाल को, और ये कहा गया है कुमाऊं को। ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखेंगे, किसको मतलब स्कंद पुराण में केदार खंड कहा गया, किसको मानस खंड कहा गया, दोनों चीजें याद रखना। और केदार खंड और मानस खंड का प्रयोग किस में हुआ है, स्कंद पुराण में हुआ है, ये भी आप लोग याद रखना। अब जैसे ये भी बताया गया है, जो गढ़वाल का इलाका है और कुमाऊं का इलाका है, वो किससे पर्वत श्रेणी से अलग होता है, बधान पर्वत श्रेणी से अलग होता है। तो लिखो गढ़वाल व कुमाऊं अलग होते हैं बधान पर्वत श्रेणी से, बधान पर्वत श्रेणी से। इससे भी गढ़वाल और कुमाऊं का जो रीजन है वो सेपरेट होता है, तो बधान पर्वत श्रेणी से दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जो कुलिंद इतिहास है, इसके बाद कुलिंद लोग आते हैं, उनके इतिहास का प्रमुख स्रोत जो है मुद्राएं हैं, यानी कुलिंद इतिहास का प्रमुख स्रोत लिखो। यानी कुलिंदों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, कुलिंद इतिहास का प्रमुख सोर्स जो है, फेमस जो सोर्स है, प्रमुख स्रोत, वो क्या है अपने आप में मुद्राएं, यानी उनके द्वारा जो चलाए गए थे कॉइन हैं, वही इनके इतिहास का सबसे प्रमुख क्या है, सोर्स है। तो इसको हमेशा याद रखना है, तो कुलिंद इतिहास का प्रमुख स्रोत है वो क्या है, मुद्राएं हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट, अपने मतलब एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, जो कुलिंद की मुद्राएं हैं वो 3 प्रकार की जो मुद्राएं हो, कौन कौन सी मुद्राएं, ये याद रखना है। ठीक है, तो लिखो कुलिंद की मुद्राएं, अपने जो आपने नोट्स बना रखा है उसमें तीनों मुद्राएं देखना कि कौन कौन सी मैंने मुद्राएं लिखा रखी हैं। एक लिखा होगा मैंने अमोघ भूति प्रकार, एक लिखाया होगा मैंने दूसरा कौन सा, अल्मोड़ा प्रकार, तीसरा लिखाया होगा चित्रेश्वर प्रकार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखो कुलिंद मुद्राओं के प्रकार। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि आपसे कुलिंद मुद्राएं जो हैं इनके प्रकार कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है पूछेगा। ठीक है, पहली जो आती है उसमें एक अमोघ भूति प्रकार आता है, अमोघ भूति प्रकार, ये इनकी मुद्रा का प्रकार है। दूसरी इनकी मुद्रा का प्रकार है अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार। और तीसरा जो इनका मुद्रा आता है उसके मुद्रा का नाम है अपने आप में चित्रेश्वर या छत्रेश्वर, चित्रेश्वर या इसी को बोला जाता है छत्रेश्वर प्रकार, छत्रेश्वर प्रकार। और ये छत्रेश्वर प्रकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो आराध्य देव थे, इन लोगों ने जो है शिव को आराध्य देव माना था, उनके नाम पे ही ये बनाया गया चित्रेश्वर या छत्रेश्वर। तो कुलिंद के इनमें से कौन सी प्रकार की मुद्राएं नहीं मिली हैं, अगर आपसे पेपर में पूछता है तो इन तीनों का ऑप्शन देगा, और जो नहीं होगा उसको आप लोग सेपरेट करना, इसको आप लोग हाईलाइट कर देना, इसको इंपोर्टेंट कर देना। अब एक प्रयाग प्रशस्ति है, आपने नाम सुना होगा, हरिसेन नाम का एक समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था हरिसेन। एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू में, एमसीक्यू नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री के एनसीईआरटी में कराऊंगा। तो हरिसेन ने या समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कुमाऊं और गढ़वाल का जो इलाका है, इस इलाके को जो बोला गया वो बोला गया कर्तेपुर। ठीक है, तो आप लोग याद रखना समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इस इलाके को क्या कहा गया है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, क्या लिखोगे, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब उसके बारे में जो वर्णन किया है, कोई एक प्रकार का प्रयाग में मिला होगा, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया, उसी को बोला गया प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कुमाऊं व गढ़वाल का इलाका क्या कहा गया है, कर्तपुर कहा गया, इसको याद रखना है। ठीक है, कर्तपुर,
कर्तपुर नाम इसका वर्णन किया गया। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है, जीएस का क्वेश्चन है, हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा, हरिसेन। और ये हरिसेन किसके दरबार में था अगर आपसे पूछता है तो समुद्रगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिसेन किसके दरबार में था, ये जीएस का क्वेश्चन है। और ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, ये प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने। और इसमें किसका वर्णन किया गया, समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया। इसके लिए क्या नाम आया आपको ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब आता है आपका एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग हमेशा जानते हैं, कालसी शिलालेख। यानी कालसी शिलालेख से क्वेश्चन मुझे लगता है कि मेरी आत्मा कह रही है इस बार आपको कालसी शिलालेख से क्वेश्चन दिखेगा पेपर में। कालसी शिलालेख बेसिकली देहरादून जिले में पड़ता है, ठीक है, देहरादून जिले में पड़ता है। कालसी शिलालेख जानकारी देता है अशोक के बारे में, अशोक कालीन था, ठीक है, अशोक के शासनकाल की जानकारी देता है। कालसी शिलालेख में जो डेट वर्णित है 253 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 253 ईस्वी पूर्व इसमें डेट वर्णित है। और मुझे ये लग रहा है मेरा व्यक्तिगत मतलब मेरी जो आत्मा तो मेरी भी है, अब आत्मा तो सभी की होती है, जो आत्मा है मेरी वो ये कहती है कि कालसी शिलालेख पे जो डेट है वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अशोक कालीन कालसी शिलालेख पर निम्नलिखित में से कौन सी तिथि उत्कीर्ण की गई है, भाषा उत्कीर्ण की गई है। तो वहां बेहोश मत होकर आना, तो 253 ईसा पूर्व की यहाँ पे डेट इसको क्या किया गया, वर्णित किया गया, इसको याद रखना आप लोग। और इसकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा व लिपि जो है इसकी ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। कालसी शिलालेख में जो भाषा प्रयोग किया गया है प्राकृत भाषा का इसमें यूज किया गया है, जबकि इसमें जो लिपि प्रयोग की गई है वो ब्राह्मी लिपि प्रयोग की गई है, ठीक है। जो आता है सही है, जो नहीं आता है आगे बढ़ते रहो, मतलब वो याद करते रहो, याद भी यहाँ मौखिक होना चाहिए, ठीक है। तो कालसी शिलालेख से मुझे लगता है कि इस बार व्यक्तिगत तौर पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक आपने क्वेश्चन सुना होगा, गोपेश्वर त्रिशूल लेख किन शासकों के बारे में जानकारी देता है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख ये किनके बारे में जानकारी देता है, ये भी मैंने आपको बताया था, नाग राजाओं के बारे में, ठीक है, यानी नागवंश के बारे में क्या देता है, अपने आप में जानकारी देता है। ये ध्यान रखना, जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है वो किसके बारे में जानकारी देता है, नागवंश के बारे में जानकारी देता है। इस क्वेश्चन को भी आपने क्या करना है, मतलब बाय हार्ट याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। और जो जो पढ़ाया है उन्हीं में से मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये जो भाषा है इससे कोई क्वेश्चन है इसको देख लेना आप लोग, कालसी शिलालेख अशोक कालीन है और प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि का है, ये आप लोग देखना है। और गोपेश्वर त्रिशूल जो है अपने आप में नागवंशी राजा है। और इसमें कितने नागवंशी के राजाओं का उल्लेख है, 4 राजाओं का उल्लेख, 4 राजाओं का उल्लेख है, ठीक है, 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है अपने आप में। अब इनके नाम तो नहीं पूछेगा, मुझे लगता है कि इसके नाम नहीं पूछने चाहिए, लेकिन अगर गलती से पूछ दिए किसका वर्णित है किसका नहीं, फिर वहां क्या करोगे, तो हमें क्यों रिस्क लेना है बताओ, जब पढ़ ही रहे हैं। एक तो है स्कंद नाग, ठीक है, स्कंद नाग। दूसरा इसके अलावा जो इसमें नाम आया विभु नाग, क्या है इसमें, विभु नाग, ठीक। तीसरा इसमें जो नाम आया है वो अंशु नाग आया है, क्या है, अंशु नाग। और चौथा जो आया है गणपति नाग। ये जो आपकी मतलब नेम है, ये क्वेश्चन कभी ये पूछ सकता है कि ये त्रिशूल गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है 4 नागवंशी के राजाओं का उल्लेख तो मिलता है, इसमें कौन कौन से नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है, स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग, ये आपने याद रखना है। इसी प्रकार से एक एंशियंट हिस्ट्री में जैसे नाम आता है, गोविसाण किसका प्राचीन नाम था, गोविसाण, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, काशीपुर का नाम था, ठीक है, जो काशीपुर रामपुर का जो इलाका है यहाँ काशीपुर गोविसाण को कहा गया, जबकि बाड़ाहाट कहा गया उत्तर काशी को, बाड़ाहाट किसको कहा गया है, उत्तर काशी को। ध्यान से रखना, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है आपके, जो गोविसाण है, बाड़ाहाट है, उत्तर काशी में है। और ये मत कहना कि सर ये तो बहुत आसान है, ये हमें आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको वो नोट करो। और दोनों चीज होता है, अगर याद नहीं रहता तो इसको याद करो, ठीक है, दोनों तीनों ऑप्शन खुले, या याद करो, आता है तो उसको ठीक है, नहीं आता तो उसको नोट करो जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में जो मध्य हिमालय है, यानी उत्तराखंड का जो मिडिल हिमालय का इलाका यहाँ पे पड़ता है, यहाँ का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको माना जाता है, कार्तिकपुर। तो लिखो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको माना जाता है, कार्तिकेयपुर शासकों को, ठीक है, कार्तिकेयपुर शासकों को प्रथम ऐतिहासिक यहाँ पे राजवंश माना जाता है। और ये जो कार्तिकेयपुर तो सबसे ज्यादा वास्तुकला या स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। वास्तुकला या स्थापत्य कला का मतलब है कि जो अपने आप में मंदिर निर्माण है या इस टाइप की चीजें, स्थापत्य कला हेतु प्रसिद्ध, इनकी क्या थी, वास्तुकला स्थापत्य कला बहुत ज्यादा क्या हुई थी, इनकी प्रसिद्ध हुई थी कार्तिकेयपुर शासकों की, ये ध्यान रखना। और इसमें जो है कार्तिकेयपुर शासकों के 3 परिवारों के 14 शासकों ने शासन किया है, 3 परिवारों के 14 शासकों ने
14 जो रूलर हैं इन्होंने यहाँ पर क्या किया, शासन किया। ठीक है, शासकों ने शासन किया है। अब आपको कि सर ये समझ में नहीं आया, इसका ये मतलब है जैसे हम ही होते हैं, किसी एक वंश के लोग होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनके परिवार हैं। ठीक है, अगला देखिए इसके बाद 3 परिवारों के 14 शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। और इसमें जो प्रथम परिवार का प्रथम शासक था, जो इसका शासक माना जाता है, वसंत देव माना जाता है। ठीक है, तो शासक कौन माना जाता है जिसने स्थापना की, प्रथम कौन था इसका, वसंत देव था। ये ध्यान रखना। ठीक है, कार्तिक पूर्व का प्रथम परिवार का प्रथम शासक लिखाया था मैंने आपको, वसंत देव था। जबकि द्वितीय कौन था, निम्बर था। ये इतना नहीं पढ़ना है। द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था, निम्बर देव था। द्वितीय का कौन था, निम्बर देव था। और तृतीय का था शिरोदादित्य, मैंने आपको बताया था, उतना नहीं देखना, लेकिन प्रथम परिवार के प्रथम वंश का संस्थापक पूछेगा आपसे तो आपको वसंत देव याद रखना है, बाकी नहीं भी रखोगे चल जाएगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, सर्वाधिक प्रतापी राजा, यानी सर्वाधिक फेमस राजा या सर्वाधिक जिसकी मतलब प्रचलित था, जो सर्वाधिक प्रतापी का मतलब समझ रहे हो अगले, महान टाइप का। ठीक है, इनके वंश का वो था ललित सूर्यदेव। कौन था, ललित सूर्यदेव। किस वंश का था ये, ललितेश्वर या ललित सूर्यदेव। ये था अपने आप में कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश का। इसमें सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था, ललित सूर्यदेव था। ये याद रखना है। ठीक है, अब जो है ये जो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर है, इनको कत्यूरी वंश किसने कहा, वो एटकिंसन ने कहा। तो लिखो कत्यूरी वंश सबसे पहले प्रयोग, कत्यूरी वंश कहा। इन्हें कत्यूरी वंश किसने कहा, ये लिखोगे एटकिंसन ने, ये इतिहासकार थे। ठीक है, एटकिंसन। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि कत्यूरी वंश से सबसे पहले किसने कहा इन लोगों को, ये कहा था एटकिंसन ने। इसी के साथ एक विल्व केदार है, ये कहाँ पड़ता है, विल्व केदार, विल्लव केदार है, विल्व केदार। ठीक है, ये पड़ता है अपने आप में श्रीनगर के पास, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये विल्व केदार अपने आप में कहाँ पड़ता है, श्रीनगर के पास। ये भी आपको रिवाइज में ये भी याद रखना है। ये आ रहे हैं आपको तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग सही दिशा में चल रहे हैं। अब देखिए, जो मैंने आपसे कहा कोल, जो यहाँ का प्रथम क्या माना जाता है, जो आदिम जाति मानी जाती है वो कोल मानी जाती है। तो उसका एक सीरीज याद रखना कि कौन कौन सी होती है। देखो, मानने को तो किरात भी माना जाता है, तो आपको सीरीज ऐसे याद रखनी है। ठीक है, कोल, इन्हीं को मुंड कहा गया है, यानी प्राचीन जनजाति लिखो, जाति लिखो। कोल के बाद यहाँ पे कौन आए थे, किरात। किरात के बाद जो आए थे वो आए थे खस। खस के बाद जो थे शक। ठीक है, ये एक सीरीज याद रखनी है। ये किस क्रम पे आए थे, कोल सबसे पहले आए थे। कोल मतलब प्राचीन जातियां हैं। ठीक है, जनजाति जाति टाइप की, कोल, मुंडे या किरात, खस, शक। और एक किरात भी मैंने कराया था, लेकिन अधिकांश इतिहासकार किरात ही मानते हैं, कोल आपका एग्जाम वाला मांगता है, ये याद रखना। अब देखिए 2 ताम्रपत्र बताता हूं। एक पांडुकेश्वर, ये याद होगा आपको, पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर के साथ जो दूसरा है वो तालेश्वर। ये किस शासकों के हैं, कत्यूरी। तालेश्वर, दानपत्र। ठीक है, ये किन शासकों के अगर आपसे पूछता है तो ये अपने आप में किनके, कार्तिकेयपुर राजों के बारे में जानकारी देता है कत्यूरी। ठीक है, कार्तिकेयपुर की जानकारी मिलती है। कार्तिकेयपुर की जानकारी इनसे मिलती है। ठीक है, किनसे, जो ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है और तालेश्वर दानपत्र। तो पांडुकेश्वर पड़ता है अपने यहाँ पे जोशीमठ में, कहाँ पड़ता है, जोशीमठ। जबकि तालेश्वर जो पड़ता है अल्मोड़ा बागेश्वर का जो इलाका है वहां पड़ता है, यानी जो कत्यूर घाटी है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पांडुकेश्वर और तालेश्वर दानपत्र किसकी जानकारी देते हैं, कत्यूरी राजाओं की जानकारी देते हैं। जो कत्यूरी राज्य है, इनके जो अभिलेख मिले हैं कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजाओं के, वो कुटिला लिपि में है। कत्यूरी अभिलेख लिखो या कार्तिकेयपुर। ठीक है, ये किस में मिले हैं, अपने आप में कुटिला लिपि में। कुटिला लिपि में इनको क्या मिले हैं, इनकी जानकारी मिली है कुटिला लिपि में, कत्यूरी अभिलेख मिले हैं। ये भी आपको याद रखना। इनके शासन में गौल्मिक शब्द किसके लिए यूज होता था, पैदल सेना के लिए। मैंने लास्ट टाइम पे आपको एक क्लास कराई थी, उसमें मैंने कहा था कि गौल्मिक आपसे पूछ सकता है, पैदल सेना थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा मुझे कि गौल्मिक क्या थी, पैदल सेना थी इनके समय में। और भट्ट व चार प्रचार कौन थे, जो बेगारी लेते थे। ठीक है, तो लिखो भट्ट व चार प्रचार नाम के अधिकारी। भट्ट व चार प्रचार नाम के जो अधिकारी थे इनके समय में, ये क्या करते थे, जो जनता से बेगारी लेते थे, यानी विष्टि लेते थे। बेगारी का मतलब काम तो करवा लेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। ठीक है, यानी विष्टि या बेगारी बोला जाता है। ये इनका काम करता था, विष्टि या बेगारी लेने वाले थे, बेगारी वसूल करते थे। ठीक है, वसूल करने वाले। तो ये कौन था, भट्ट व चार या प्रचार कौन होते थे, ये बेगारी या अपने आप में विष्टि वसूल करने वाले थे। अब इसी में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, प्रभातार क्या था, भूमि नाप करने वाला अधिकारी। प्रभातार, भूमि नाप का अधिकारी, ये याद रखना है। ठीक है, भूमि नाप अधिकारी। जो नहीं आता है सही है, जो आता है सही है, जो उसको नोट करते रहो। भूमि नाप का अधिकारी होता था प्रभातार। और अंतिम जो आता है, कंडारा दानपत्र का संबंध किससे, सुपर इंपोर्टेंट है, ये ललितेश्वर है इसी वंश का। तो कंडारा दानपत्र के बारे में किसकी जानकारी मिलती है, कंडारा
ये आएगा पेपर में, दान पत्र। ये किसके बारे में जानकारी देता है? ललितेश्वर या ललित सूर्यदेव के बारे में, ठीक है। ललित सूर्यदेव इनके वंश का सबसे प्रतापी राजा था। जो कंडारा दान पत्र के बारे में, जिसके बारे में जानकारी मिलती है कंडारा दान पत्र से, वो कौन था? ललित सूर्यदेव था। ये क्वेश्चन भी आपको बाय हार्ट क्या करना होगा? याद करना होगा। और मुझे ये लगता है कि आपके लिए ये आसान हो रहा होगा इनको पढ़ना, और इनके लिए आपको रिवाइज करने की अब ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनको साथ साथ ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपकी हिस्ट्री में 3 क्लासेस में पूरी रिवाइज करवा सकता हूँ, ठीक। अब देखिए, जोशीमठ से बैजनाथ राजधानी शिफ्ट करने वाले कौन थे? कत्यूरी। यानी जोशीमठ जो थी इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, से कत्यूरी घाटी में लेके आए, यानी बैजनाथ का जो इलाका है, बैजनाथ मतलब बागेश्वर, ठीक है। बैजनाथ राजधानी शिफ्ट करने वाले शासक कौन थे? कत्यूरी। राजधानी शिफ्ट लिख देता हूं, ठीक है, राजधानी परिवर्तन कर दो। ये किसने किया था? कत्यूरी शासकों ने किया था, याद रखना। जो जोशीमठ थी इनकी प्रारंभिक राजधानी, बाद में कहां लेके आए? प्रारंभिक राजधानी। क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी प्रारंभिक राजधानी कहां थी, और बाद में कहां लेके आए? बैजनाथ में लेके आए। बागेश्वर में पड़ता है, चमोली में पड़ता है, इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। और बागेश्वर से किस कत्यूरी शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? त्रिभुवन राजा भूदेव का। तो बागेश्वर से लिखो, बागेश्वर से प्राप्त कत्यूरी शासक का अभिलेख कौन है? कत्यूरी अभिलेख किस शासक का है? कत्यूरी अभिलेख किस शासक का है? त्रिभुवन राज और भूदेव का, ठीक है। त्रिभुवन राज प्लस भूदेव का भी है। वैसे बेसिकली त्रिभुवन राज ही आपको आता है, तो आप इसको याद रखना कि ये है किसका? त्रिभुवन राज का ये अभिलेख है। ये आपका पेपर में आएगा, ध्यान रखना। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तब भी कराया था जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था। मैंने कहा था कि शरणेश्वर नाम का जो ग्राम था वो वैष्णव ब्राह्मणों को, यानी वैष्णवों को दान देने वाला कत्यूरी शासक कौन था? वो अपने आप में था वसंत देव। तो लिखो, पूरा लिखना, शरणेश्वर। सर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। शरणेश्वर नामक गांव वैष्णव को अग्रहार में देने वाला। शरणेश्वर नामक गांव वैष्णवों को, वैष्णव मत वाले जो विष्णु को मानते थे, ठीक है, वैष्णवों को अग्रहार में देने वाला। अग्रहार मतलब होता है ब्राह्मणों को दी गई दान में भूमि को अग्रहार बोलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, अग्रहार क्या होता था? ब्राह्मणों को दी गई भूमि बोला जाता था अग्रहार, दान में, ठीक है। ये शासक कौन था अपने आप में अगर आपसे पूछेगा पेपर में, तो है वसंत देव। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। वसंत देव। क्या लिखोगे आप लोग? शरणेश्वर नाम का गांव वैष्णवों को अग्रहार में देने वाला शासक जो था, कौन था? वसंत देव, ठीक है। शरणेश्वर नाम का गांव वैष्णव को अग्रहार में देने वाला शासक कौन था? वसंत देव। पूरा लिखना है, ठीक है। इसको आपको आता होगा। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर निर्माण भी इसी ने कराया था, ठीक है। इसने क्या किया था? जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर निर्माण, नरसिंह मंदिर निर्माण वाला जो शासक था वो कौन था? वसंत देव ही था, ठीक है। इन लोगों में किन लोगों ने उत्तराखंड में परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली? अगर कभी पूछता है तो कार्तिकेय या कत्यूरी शासक, ठीक है। तो किन लोगों ने उत्तराखंड में परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि, उत्तराखंड में किन शासकों ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली? तो वो थे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी, ठीक है। कार्तिकेयपुर शासकों ने क्या ली थी? परम भट्टारक या महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यही लोग थे, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर को भूमिदान देने वाला शासक था पदमठ देव, इन्हीं के वंश का, ठीक है। तो लिखो, बद्रीनाथ मंदिर को भूमिदान, बद्रीनाथ मंदिर को भूदान करने वाला शासक कौन था? भूदान किसने किया था? पदमठ देव। पदमठ देव ने क्या था? बद्रीनाथ मंदिर को भूदान किया था। ये भी आप लोग याद रखना। और आदि गुरु शंकराचार्य किसके शासन में उत्तराखंड में आए? तो कार्तिकेयपुर। तो ब्रैकेट के आगे लिखो, आदि गुरु शंकराचार्य कब आए थे, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन, शंकराचार्य का आगमन किनके समय हुआ था? कार्तिकेयपुर, ठीक है। आगमन किनके समय हुआ था पूछेगा, तो कार्तिकेयपुर शासकों के समय। अब देखना इनके बारे में क्वेश्चन आता है 820 वाला, ठीक है, कि इन्होंने कब अपना प्राण त्यागा था, यानी कब अपना शरीर छोड़ा था आदिगुरु शंकराचार्य ने, वो वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। जब छोड़ा था 820 आसपास जो भी है, तो आप लोग वो क्वेश्चन आपको परीक्षा में सब जगह मिल जाएगा, वो आपको आना चाहिए। अब देखो, पूरे उत्तराखंड को गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में एक करने का कार्य जो किया गया था, वो किया था इन्हीं का एक शासक था इष्टगण देव, ठीक है। तो लिखो, गढ़वाल प्लस कुमाऊं को एक करने का प्रयास, कुमाऊं को एकत्र करने का प्रयास, यानी एक सूत्र में बांधने का काम, एक सूत्र में, वो किया था इष्टगण देव ने, इष्टगण
देव, इन्हीं के वंश का शासक था, उसका नाम था ईस्ट गणदेव। इसने गढ़वाल कुमाऊं को एक करने का क्या किया, प्रयास किया था। ठीक है, अब इसी में से जो ललित सूर्यदेव है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे धरती पर 12 अवतार माना गया है, यानी आपको क्या लिखना है, किसे धरती के उद्धार हेतु 12 अवतार माना गया है, ललित सूर्यदेव के, इन्हीं के वंश का था। ठीक है, तो लिखो किसे धरती पर उद्धार के लिए, किसे धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया ललित सूर्यदेव को। ठीक, तो लिखो 12 अवतार पूरा लिखना है, किसे धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार माना गया है ललित सूर्यदेव को, यानी ललितेश्वर जिसको बोल रहे थे आप लोग, किसे धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार कहा गया है, ललित सूर्यदेव को कहा गया। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। ठीक है, इनका अंतिम शासक, कत्यूरिया कार्तिपुर का अंतिम शासक, कत्यूरी का अंतिम शासक, ये भी पूछेगा। ठीक है, कत्यूरी का अंतिम शासक कौन था, अगर कभी पेपर में आता है तो आप लोग अगर विमरदेव या ब्रह्मदेव, विमरदेव बोलते हैं इसको, विमरदेव या इसी को बोलते हैं ब्रह्मदेव, इनके वंश का क्या था, ये अंतिम शासक था कत्यूरी वंश का, विमरदेव या ब्रह्मदेव, ये भी आप लोग याद रखना। द्रोण मापन व नाली मापन प्रणाली किस चीज के लिए होती थी, भूमि मापने के लिए, इन्हीं लोगों ने शुरू की थी। द्रोण मापन या भूमि मापन मैंने आपको लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, वैसे आपको आना चाहिए, वो भूमि माप के लिए इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। द्रोण मापन व भूमि मापन, मतलब भूमि मापन, ये आपको आना चाहिए। एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उपरिक नामक अधिकारी कहां पर शासन करता था, ये आएगा आपका। ठीक है, उपरिक नामक का अधिकारी ये करता था प्रांत पे, प्रांत में जो शासक होता था, यानी प्रांत का अधिकारी जो होता था वो बोलता था उपरांत का अधिकारी, इसको बोला जाता था उपरिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। और ये स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है, कौन सा, कत्यूरी राजवंश, मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन, छत्रयुक्त, छत्रयुक्त प्लस, ठीक है, छत्रयुक्त प्लस शिखर युक्त मंदिर निर्माण शैली किनकी थी, शिखर युक्त मंदिर शैली, मंदिर निर्माण शैली किन लोगों की थी, ये अपने आप में मंदिर निर्माण शैली ये कत्यूरी राजाओं की थी, कत्यूरी कार्तिकेयपुर। ठीक है, कत्यूरी की थी ये, मतलब जो छत्रयुक्त या शिखर युक्त मंदिर निर्माण की शैली थी वो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर शासकों की, ये ध्यान रखना। और जो मतलब इन लोगों ने बनाया था ये शिखर युक्त जो थे ये सिर्फ पत्थर से बनते थे, इसमें सिर्फ पत्थर का यूज होता था, जबकि जो छत्रयुक्त था इसमें पत्थर के साथ साथ लकड़ी का, यानी कास्ट, पत्थर प्लस कास्ट मतलब लकड़ी, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता था। अब शिखर युक्त जैसे जो इन लोगों ने देखा होगा आपने, जागेश्वर है, कटारमल का सूर्य मंदिर है, कटारमल के आसपास का इलाका है, ये आपका बैजनाथ का इलाका है, जोशीमठ में जो आपको देखना, ये सारे मंदिर हैं ये पत्थर युक्त बने हैं, शिखर युक्त बने हैं, और कुछ इनके छत्र युक्त मंदिर भी हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक मंदिर इनके समय का बहुत फेमस है, गुज्जर देव का मंदिर, ये पड़ता है द्वाराहाट में, गुज्जर देव मंदिर, ये मंदिर समूह में बनाए गए हैं। ठीक है, द्वाराहाट, द्वाराहाट में क्या है, गुज्जर मंदिर देव समूह है। और हरगौरी मंदिर, जो हरगौरी की जो मूर्ति है वो कहाँ स्थित है, इन्हीं के समय में वो मूर्ति बनी थी कालीमठ में, तो हरगौरी मूर्ति लिखो, ये भी बहुत फेमस है, हरगौरी मूर्ति। और जहां तक आपको याद होगा मैंने लिखाया था कि राहुल सांकृत्यायन जी ने इसकी बहुत तारीफ की थी, ये पड़ता है आपका कालीमठ में, इन्हीं के समय की है। ठीक है, काली मठ में, हरगौरी मंदिर कहाँ पड़ता है, काली मठ में, ये भी आपको याद रखना है। बालेश्वर से देखो, पांडुकेश्वर और तालेश्वर तो ठीक हो गया, बालेश्वर से इनके, बालेश्वर कहाँ पड़ता है, चंपावत में, वहां से एक अभिलेख मिला है, वो मिला है देसठ देव का। ठीक है, तो बालेश्वर अभिलेख लिखो किसका है, इनके शासन में, बालेश्वर कहाँ पड़ता है, चंपावत में, बालेश्वर से अभिलेख किसका मिला है, देसठ देव का अभिलेख, किस शासक का मिला है, देसठ देव का, इन्हीं का शासन का था देसठ देव, उसका बालेश्वर से क्या मिला है, अभिलेख मिला है। और ये जो है एक क्वेश्चन आपका आता है, पवार वंश की जब स्थापना हुई थी 888 ईस्वी में कनकपाल के द्वारा चांदपुर गढ़ में, उस समय इनका जो शासक था वो कौन था, ब्रह्मदेव था। ठीक है, इसको मतलब ब्रह्मदेव नहीं, जो इनका मतलब स्थापना हुई थी इन्हीं का शासन था। तो अगला क्वेश्चन आपने ये लिखना है, पवार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में कहां पर हुई थी, अपने आप में ये हुई थी कहां, चांदपुर गढ़ में। ठीक है, तो लिखो पवार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में कहां हुई थी, पवार वंश कहाँ स्थापित हुआ था, कब हुआ था, 888 ईस्वी में। किसने किया था, कनकपाल ने, कनकपाल ने कहाँ किया था, चांदपुर गढ़ में। ठीक है, चांदपुर गढ़ में, उसमें किसका शासन था, कत्यूरी शासन था। ठीक है, कत्यूरी शासन के समय, कत्यूरी शासन के समय, यानी कुमाऊं के इलाके में उस टाइम कौन शासन कर रहा था, कत्यूरी शासन कर रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चांदपुर गढ़ में कनकपाल ने। अब आता है चंद्रवंश का संस्थापक, जैसे
क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, चंद्रवंश का संस्थापक लिखो, चंद्रवंश का संस्थापक ये था अपने आप में सोमचंद, ठीक है। कई लोग उसको थोहरचंद मानते हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादातर जो किताबें हैं वो सोमचंद की ओर जाते हैं, और आयोग भी आपका चंद्रवंश का संस्थापक मैक्सिमम सोमचंद को ही देता है, ठीक है। और ये जो चंद्रवंश थे इनका मूल स्थान झूसी में था, ठीक है। मूल स्थान कहाँ का था इनका? झूसी। और झूसी कहाँ पड़ता है? वाराणसी, प्रयाग के पास। ये झूसी नाम की जगह से आए थे। ये कहाँ पड़ता है? प्रयाग में, ठीक है। इनका मूल स्थान भी पूछ सकता है अभी आपसे, कहाँ था? झूसी। और ये कहाँ पड़ता है? प्रयाग में। चंद्रवंश की स्थापना के समय कत्यूरी नरेश कौन था? ब्रह्मदेव, ठीक है। जैसे देखो चंद्रवंश की स्थापना जब हुई थी, चंद्रवंश की स्थापना के समय कत्यूरी नरेश यानी जो कत्यूरी शासन कर रहे थे, ठीक है, तो समय कत्यूरी कौन था? ब्रह्मदेव। कत्यूरी नरेश उस टाइम कौन शासन कर रहा था? ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। ये भी आपको याद रखना होगा। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। चंद्रवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? इन लोगों ने राजधानी कहाँ बनाई थी? चंपावत में, ठीक है। तो लिखो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चंपावत में, ठीक है। और इसको जो शिफ्ट किया गया था अल्मोड़ा, बाद में शिफ्ट कहाँ कर दिया गया था? अल्मोड़ा में किया गया था, ठीक है। तो शिफ्ट लिखो, ये कहाँ शिफ्ट हुई थी यानी स्थानांतरित हुई थी? अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में शिफ्ट कब हुई थी? 1563 में। और किसमें की थी? राजा भीष्मचंद के समय इसको शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो भीष्मचंद जिस टाइम शासन था या जो भी था आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो अल्मोड़ा में इनकी राजधानी बाद में 1563 ईस्वी में शिफ्ट हो गई थी। शायद भीष्मचंद ही, आपको पता ही है भीष्मचंद के समय हुई थी, या कल्याण चंद? भीष्मचंद है, ठीक है। थोड़ा मुझे भी कंफ्यूज हो रहा, तो भीष्मचंद ही है। तो देख लेना उसको एक बार, किसके समय में राजधानी शिफ्ट हुई थी, ठीक। अब देखो इनका एक सीरीज याद रखना आपको चंद्रवंश का। सीरीज का मतलब हम इसको धीरे धीरे करेंगे। कभी कभी आपसे सीरीज पूछता है और फेमस का ही पूछेगा, तो याद रखना सोमचंद था, बीच के हम स्किप कर देंगे, ठीक है। आपसे तो कोई भी उठा देगा वो आगे पीछे, चार चार करके इसको कंप्लीट करेंगे। सोमचंद के बाद वीणाचंद आया था, फेमस। अब बीच में तो और भी है लेकिन हम उन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वीणाचंद के बाद जो सबसे फेमस हुआ था वो गरुड़ ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद की उपाधि इसको मिलती थी, इसको गरुड़ भी बोला जाता था, ठीक है। ब्रैकेट में गरुड़ ज्ञानचंद लिख दो। और इसके बाद जो आता है अपने आप में आता है भारती चंद, जो प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसके बीच में ये था, वो तो है ही, लेकिन मैं आपको सिर्फ सीरीज बता रहा हूं कि इस क्रम से हम, जैसे आप भारती चंद का, लक्ष्मी चंद नहीं था इसके बीच में, कल्याण चंद भी नहीं था, या इस टाइप का कोई भीष्मचंद भी नहीं था। बड़े राजा तो यही थे। अब बीच में कौन कौन थे इसके अंदर? जैसे आपको पता ही है, आत्मचंद, पूर्णचंद्र, इंद्रचंद, इनके नाम आते नहीं है, ठीक है। इनके मिड में कौन कौन थे? जैसे आत्मचंद, ठीक है, और इसके अलावा पूर्णचंद, ये कहाँ पेपर में आते हैं? तो बहुत कम चांसेस है। इंद्रचंद, ये थे इनके बीच में। ये पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछता है आपका, राजबुंगा का किला किसने बनाया था? राजबुंगा किला ये किसका है? सोमचंद का। और ये राजबुंगा किला कहाँ है? चंपावत में। इसको याद रखना है, ठीक है। राजबुंगा का किला कहाँ बनाया गया था? चंपावत में बनाया गया था। और चाराल शब्द किसके समय प्रसिद्ध हुआ था? चंद। चाराल शब्द ये किसके समय का है? चंद के समय का है। और इस चाराल में 4 अलग अलग धड़े थे, जिसमें कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी आते थे, ठीक है। कौन कौन से आते थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये इसके उसमें क्या आते थे? ये जो मतलब चंद्रवंश के समय में चाराल शब्द जो था वो इससे संबंधित था, ठीक है। तो ये था आपका पहले दिन का रिवीजन का क्लास। होपफुली आपकी कई चीजें आपकी समझ आ गई होंगी, आपको अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर इस चीज को पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 वीडियोज में आपकी पूरी उत्तराखंड की हिस्ट्री खत्म कर दूं रिवाइज के रूप में। आपका रिविजन भी हो जाएगा और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।